देखो, एक्सपेरिमेंट टू प्रूव डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। अब हमको जेनेटिक मटेरियल डीएनए है ये चीज हम जानते हैं, लेकिन हम इसको एक्सपेरिमेंट कैसे कैसे, क्या सीक्वेंस में एक्सपेरिमेंट हुआ, कैसे प्रूव हुआ डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, हमें उसके बारे में डिस्कशन करना है। देखो, इसमें 3 एक्सपेरिमेंट हुआ जिसने प्रूव किया डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। देखो, एक एक्सपेरिमेंट जो हुआ उसको एक्सटेंड किया, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया, 2 एक्सपेरिमेंट, उसके बाद तीसरा अलग एक्सपेरिमेंट है, तो ये 3 एक्सपेरिमेंट प्रूव कर दिया। तो सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया था 1928 में, जिसमें कि ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है, एविडेंसेस फ्रॉम द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट सबसे पहले हमको डिस्कस करना है कि ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट क्या है। अब देखो, ग्रिफिथ का क्या एक्सपेरिमेंट है, तो आपको उसके लिए मैं बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले जो है, देखो, ग्रिफिथ जो थे एक्सपेरिमेंट किए, ये इस पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे, ये कुछ और कर रहे थे। देखो, एक टाइम था कि स्पेनिश फ्लू मतलब पेंडेमिक का टाइम चल रहा था, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब ये हुआ था, तो H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण बहुत सारे डेथ हो रहे थे, और उसी में देखा गया कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण भी बहुत सारा डेथ हो रहा है। ठीक है, तो इन H1N1 और स्टेप्टोकोकस निमोनिया दोनों अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का डिजीज था, और दोनों के कारण डेथ हो रहा था। तो उस टाइम जो है वो डिस्कवरी कर रहे थे निमोनिया के वैक्सीन के बारे में, और कि हाँ, उस पे उसका चल रहा था एक्सपेरिमेंट। उसी एक्सपेरिमेंट में उसको पता चला ये ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट। उसके बाद फाइनली उसने फिर से एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो अब इसका एक्सपेरिमेंट का रिक्वायरमेंट क्या है, देखो, डिप्लोकोकस, निमोनोकोकस, स्टेप्टोकोकस निमोनिया, ये चीज आपको समझ में नहीं आया होगा कि 3 मतलब निमोनिया का 3 वो स्ट्रेन को लेकर के मतलब वो डिस्कस चल रहा है, बैक्टीरिया, 3 बैक्टीरिया को लेकर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो, सबसे पहले जब आया कि निमोनोकोकस निमोनिया, तो निमोनोकोकस मतलब कोकस स्पेरिकल शेप था, स्पेरिकल शेप को देखते हुए निमोनोकोकस निमोनिया। लेकिन आप जानते हो बैक्टीरिया को शेप के अनुसार डिवाइड किया गया है, बेसिलस रोड शेप, स्पेरिकल कोकस, विब्रियो कोमा, ये सब चीज में डिवाइड किया गया। उसके बेसिस पर तो स्पेरिकल था तो निमोनोकोकस नाम दे दिया। फिर बाद में जो है एक कोकस है, मतलब एक स्पेरिकल शेप है तो मोनोकोकस, 2 है तो डिप्लोकोकस, उसी तरह 2 कोकस देखा तो नाम दे दिया डिप्लोकोकस निमोनिया। उसके बाद यही बंच में जब कोकस देखा तो उसको नाम दे दिया स्टेप्लोकोकस। जैसे आप जानते हो कि एक फ्लैजिला है तो मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, डाइट्राइकस, ये सब जो है कि मतलब फ्लैजिला के अटैचमेंट के बेसिस पर भी उसका बैक्टीरिया का क्लास, उसी क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग ये 3 चीज है। अभी अगर मोस्ट रिसेंट पूछे तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा स्टेप्लोकोकस निमोनिया। बैक्टीरिया पे ये एक्सपेरिमेंट किए थे, क्योंकि अब ये क्लियरली आ चुका है। अब देखो, ये जो बैक्टीरिया लिए थे, वो बैक्टीरिया का 2 स्ट्रेन, बैक्टीरिया में 2 स्ट्रेन, एक तो स्मूथ और एक रफ। स्मूथ जो है वो वायरोलेंट पैथोजेनिक है, रफ जो स्ट्रेन बी है वो रफ है, नॉन वायरोलेंट है, नॉन पैथोजेनिक है। अब स्मूथ और रफ से क्या रिलेशन है, देखो, अब ये जो है स्टेप्टोकोकस निमोनिया वो एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उसका जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना हुआ होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन मींस पेप्टाइड मतलब प्रोटीन, और ग्लाइकेन मतलब कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कि गैलेक्टोज, मेनोज, ये सब वगैरह होता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया। देखो, क्या करता है कि वो अगर स्लाइम लेयर करेगा, मतलब पेप्टाइडोग्लाइकेन सिक्रेट करेगा स्लाइम लेयर, तो वो सरफेस रफ हो जाएगा। वहीं पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है अगर मतलब कैप्सूल का फॉर्मेशन करेगा तो वो स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि कैप्सूल का जो फॉर्मेशन होता है वो वेवी हो जाता है, और वेवी होने के कारण वो स्मूथ होता है। और स्मूथ का जो स्ट्रैंड है, स्मूथ में S1, S2, S3 स्ट्रैंड है ये, उसी तरह रफ का स्ट्रैंड है R1, R2, R3। तो हम एक्सपेरिमेंट में क्या लिए, S3 स्मूथ का 3rd स्ट्रैंड और रफ का 2nd स्ट्रैंड। स्मूथ जो है कैप्सूल है, कैप्सूल डिजीज कॉजिंग होता है, पैथोजेनिक होता है, उसी कारण से हम स्मूथ को वायरुलेंट बोले हैं। रफ जो होता है जिसमें स्लाइम लेयर होता है वो नॉन पैथोजेनिक, नॉन वायरुलेंट होता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो है कि इसमें जो बैक्टीरिया का यूज किया उसके बारे में आपको क्लियर चीज समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, उन्होंने एक माइस लिया और अब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट चालू किया। देखो क्या है कि स्मूथ वायरुलेंट पैथोजेनिक जो है, स्मूथ सरफेस वाले स्ट्रैंड 3rd को लिया, स्ट्रैंड 3rd को लिया माइस में, मतलब पहले तो उसका कल्चर किया, कल्चर करके माइस में इंजेक्ट किया, माइस में इंजेक्ट किया तो देखा माइस का हो गया डेथ।
डेथ क्यों हुआ? क्योंकि ये पैथोजेनिक है, पैथोजेनिक है, कैप्सूल है जिसके कारण की मतलब पैथोजेनेसिटी है, वायरुलेंट है, डिजीज कॉज करेगा और निमोनिया हो जाएगा माइस को, निमोनिया होने के कारण डेथ हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है कि उसका डेथ हो जाता है। सेकेंड जो है कि यही स्मूथ वायरुलेंट पैथोजेनिक है, उसको हम हीट किल कर देंगे। अब हीट किल क्या होता है? आप देखो, जैसे आपको कभी सर्दी खांसी होगा तो आपको बोला जाता है गलगली करो, गर्म पानी से करो, तो वो आप क्या करते हो कि हीट का एनवायरमेंट उसको दे करके बैक्टीरिया को किल करते हो। यही होता है हीट किल, मतलब हीट किल, हीट दे करके बैक्टीरिया को किल करना, तो वो हो गया हीट किल। उसी तरह हीट किल करके बैक्टीरिया के सेल वॉल कैप्सूल को रप्चर किया। भाई कैप्सूल सेल वॉल रप्चर हो गया तो सेल मेम्ब्रेन तो रप्चर होगा ही, रप्चर होगा तो सेल का डेथ होगा। सेल का डेथ हो गया तो देखा कि उसके बाद वो जो मतलब जो है हीट किल जब दिया, हीट किल एस्थड जब दिया माइस में इंजेक्ट किया, तो देखा कि वो माइस सर्वाइव किया। तो इससे उसको क्या चीज पता चला कि पैथोजेनेसिटी खत्म हो गया तो माइस सर्वाइव कर गया, ये बात आया। उसके बाद थर्ड स्टेप उन्होंने क्या किया, जो रफ है, नॉन वायरुलेंट है, लाइव, ये तो डेड था, देखो ये लाइव था, ये हीट किल था तो ये डेड था। फिर अब हम लाइव डाले, नॉन वायरुलेंट, नॉन पैथोजेनिक है, क्योंकि इसमें कैप्सूल नहीं है तो ये डिजीज काउज नहीं करेगा तो डेथ नहीं होगा। तो जब हम माइस में इंजेक्ट किए, माइस में रफ का सेकेंड स्ट्रेन जब हम माइस में इंजेक्ट किए तो माइस सर्वाइव कर गया। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि इसमें क्या किए, हीट किल S3, नॉन वायरुलेंट है, नॉन पैथोजेनिक है, जो कि डेड है, उसके बाद उसको हम सेम कल्चर में रखे, किसके साथ, रफ R सेकेंड, नॉन वायरुलेंट, नॉन पैथोजेनिक, लेकिन वो लाइव रखे, कॉमन कल्चर करने के बाद देखे कि माइस में इंजेक्ट किए तो देखे माइस का डेथ हो गया। ऊपर से जो है उसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे मिले जिसका कि सरफेस स्मूथ हो चुका था। तो इससे कंक्लूजन निकला, इससे क्या ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन किया कि एक जो बैक्टीरिया है वो कुछ ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस को दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफर करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया ट्रांसफर। देखो क्या हुआ कि R सेकेंड जो लाइव बैक्टीरिया है, वो मतलब इस एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन है, R सेकेंड जो लाइव बैक्टीरिया है, उन्होंने हीट किल S3 से कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके R सेकेंड जो है S3 में कन्वर्ट हुआ। और S3 में कन्वर्ट क्यों हुआ? क्योंकि ये जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन के कारण जो कैप्सूल फॉर्मेशन हुआ, कैप्सूल फॉर्मेशन से सरफेस स्मूथ हो गया। ये कुछ बैक्टीरिया में, टोटल में नहीं हुआ। तो R सेकेंड क्या किया, कुछ ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके ये ट्रांसफॉर्म हुआ। तो यहीं पे ये कॉन्सेप्ट और इस कंक्लूजन से हमको क्या मिला कि जो है कि जब हम हीट किल किए तो क्या बचा, डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन। डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन के कारण जो है R सेकेंड जो है कन्वर्ट हो गया S3 में। इसका ये मीनिंग है, यही तीनों रीजन है जिसके कारण R सेकेंड कन्वर्ट होता है S3 में। तो अब वो क्या है, वही चीज पता करना है। अब हम कैसे जानेंगे कि ये डीएनए है, वो इसका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट बताएगा कि वो सब्सटेंस डीएनए है। अब ये मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जिससे कि हमको ये पता चला कि जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए प्रोटीन, इसी तीनों के में कोई भी हो सकता है, जिसके वजह से R सेकेंड नॉन वायरुलेंट से वायरुलेंट बन जाता है, S में कन्वर्ट हो जाता है, सरफेस स्मूथ हो जाता है, माइस का डेथ हो जाता है। तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। इसके बाद सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, इस पे 3 साइंटिस्ट ने काम किया, एवरी, मैक्लोएड एंड मैकार्टी 1944 ईस्वी में, और यही प्रूव किया जो सब्सटेंस है डीएनए है। अब बाकी उसके बाद लास्ट में हम एक फाइनली हार्शे चेंज एक्सपेरिमेंट करेंगे जो कि 1952 ईस्वी में हुआ, जिसमें कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल बताया गया। ठीक है, अब हम मेरा नेक्स्ट डिस्कशन जो होगा वो इस सेकेंड एक्सपेरिमेंट पे होगा, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे, जो कि 3 साइंटिस्ट डिस्कवर किए थे,
एवरी, मैक्लोएड एंड मैकार्टी। फर्स्ट स्टेप ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आप लोग को क्लियर है? कहीं पे भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में क्लियरली पूछ सकते हो, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, एवरी, मैक्लोएड एंड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट, जो कि 16 साल बाद 1928 में वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला ग्रिफिथ वाला किया गया। उसके 16 साल बाद ये एक्सपेरिमेंट हुआ और ये प्रूव किया कि वो सब्सटेंस डीएनए है। अब ये हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। देखो, ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट कोई इतना ज्यादा मतलब क्लियरली कोई चीज नहीं बता रहा था। बस ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट ये बता रहा था कि एस थर्ड है और आर सेकेंड है। एस थर्ड जो हीट किल था और आर सेकेंड जो लाइव था, आर सेकेंड ने एस थर्ड के ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस को ऑब्जर्व किया और वो एस थर्ड में कन्वर्ट हो गया, पैथोजेनिसिटी काउज किया, वायरुलेंट हो गया और वो माइस का डेड करा दिया। डेड करवाया तो उन्होंने 3 चीज के बारे में बताया। या तो वो क्योंकि हम एस थर्ड को हिट किल कर दिए थे तो उसमें जेनेटिक मटेरियल बताया, या तो डीएनए, या तो आरएनए, या तो प्रोटीन। अब इस 3 चीज के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने कोई ऐसा क्लियरली नहीं बता दिया वो डीएनए ही है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, लेकिन हाँ, जो फर्स्ट काम शुरू करता है उसका इंपॉर्टेंस तो दिया जाता है पूरी जिंदगी में हर जगह, तो इसलिए ग्रिफिथ का भी इंपॉर्टेंस दिया गया। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है कि वो तीनों में से वो सब्सटेंस कौन सा है, वो डीएनए। ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये जो है एवरी, मैक्लोएड एंड मैकार्टी साइंटिस्ट लगभग 16 साल बाद, उसके 16 साल बाद इन्होंने बताया कि वो सब्सटेंस डीएनए है। कैसे बताया? और ये जो एक्सपेरिमेंट किए थे, ये एक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को ही बढ़ाए थे। एडिशनल चीज क्या किए थे उन्होंने? एक सेवरल एंजाइम्स का यूज किया था। बस ये एडिशनल चीज है, वो अभी मैं आपको समझा देता हूं कि वो क्या एक्सपेरिमेंट है, कैसे हुआ काम। देखो, हीट किल्ड और हीट किल्ड एस थर्ड डाले, हीट किल्ड स्मूथ का स्ट्रेन थर्ड डाले, जो कि नॉन वायरुलेंट, नॉन पैथोजेनिक था, डेड था। उसको हम रफ, आर सेकेंड, नॉन वायरुलेंट, नॉन पैथोजेनिक लाइव है, उसमें मतलब दोनों को मिक्स करके कल्चर किए, मिक्स करके कल्चर किए। उसके बाद माइस में इंजेक्ट किए, माइस में इंजेक्ट किए, माइस डेड हुआ, माइस डेड हुआ। तो इससे हमको क्या पता चला? ऐसा इसलिए हुआ होगा कि आर सेकेंड जो है वो लाइव है, नॉन वायरुलेंट है, नॉन पैथोजेनिक है। आर सेकेंड ने कोई ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस एस थर्ड से लिया होगा और ले करके वो ट्रांसफॉर्म हुआ होगा और ट्रांसफॉर्म हो करके वो एस थर्ड में कन्वर्ट हुआ होगा और एस थर्ड में कन्वर्ट होने के बाद उन्होंने कैप्सूल बनाया होगा और कैप्सूल बनाने के बाद वो वायरुलेंट और पैथोजेनिक हो गए होंगे, ये बताया। अब ये बताया तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि एक जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होकर दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है दूसरे के जेनेटिक मटेरियल में, तो उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अब इसने ये जो एंजाइम, सेवरल एंजाइम का यूज करके क्या कंक्लूड किया, वो देखो कि अब देखो मतलब माइस में इंजेक्ट किए तो माइस का डेथ हुआ, जबकि दोनों नॉन वायरुलेंट है। तो क्यों डेथ हुआ? क्योंकि आर सेकेंड एस थर्ड में कन्वर्ट हो गया, कुछ आर सेकेंड। तो अब स्मूथ हो गया तो स्मूथ तो वायरुलेंट है, अब वायरुलेंट है तो पैथोजेनिक है, पैथोजेनिक है तो डेथ काउज करेगा, डेथ हो गया। अब ट्रांसफॉर्मेशन के कारण डेथ हुआ, ये चीज आप क्लियरली हो चुके हो। अब देखो उसने सेवरल एंजाइम्स का उन्होंने क्या किया कि जो प्रोटीन है, अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन में हम भी ग्रिफिथ 3 चीज पे फंसा के गए थे, प्रोटीएजेज, मतलब प्रोटीन, आरएनए और डीएनए। अब क्या किया उन्होंने? प्रोटीएजेज डाल दिया। प्रोटीएजेज डाला तो प्रोटीएज डालने के बाद प्रोटीन एज जहां लग गया, एज मतलब लाइसिन ब्रेकडाउन, जैसे प्रोटीएज तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाला प्रोटीएजेज, डीएनएज डीएनए को डाइजेस्ट और लाइसिस ब्रेक डाउन करने वाला डीएनए, एज जिसके आगे लग गया लाइसिस ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। तो हम क्या कर दिए? प्रोटीएज डाले। अगर प्रोटीएज डाले तो प्रोटीएज डालने से क्या किया? प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर दिया और प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया। प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने से क्या पता चला कि प्रोटीन जब ब्रेक डाउन हुआ तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब नहीं होता तब पता चलता कि प्रोटीन रीजन है जो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन प्रोटीन के ब्रेकडाउन करने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब सिंपल सा चीज है कि प्रोटीन तो रीजन नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये चीज पता चल गया। वहां प्रोटीन को हटा दिए, क्यों? क्योंकि प्रोटीएज डाले, प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद भी माइस का डेथ हुआ, मतलब रिजल्ट सेम रहा कि हाँ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, माइस डेथ हुआ। उसके बाद सेकेंड स्टेप में उन्होंने एक एंजाइम आरएनएज डाला जो कि आरएनए को डाइजेस्ट, आरएनए को ब्रेकडाउन, आरएनए का लाइसिस करता है। आरएनएज डाला और आरएनएज डाला तो वो आरएनएज को ब्रेकडाउन किया, आरएनएज को ब्रेकडाउन किया तो भी देखा सेम रिजल्ट
कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, माइस डेड हुआ। अगर आरएनए रिस्पॉन्सिबल होता ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आरएनए रिस्पॉन्सिबल होता ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो आरएनए डिस्ट्रॉय करते तो ट्रांसफॉर्मेशन पे फर्क पड़ता, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन पे फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब आरएनए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। फिर उसके बाद इन्होंने डीएनए डाला। डीएनए मतलब डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, डीएनए लाइसिंग एंजाइम, डीएनए ब्रेकडाउन एंजाइम। जब डाला तो देखा डीएनए का ब्रेकडाउन हो गया, और डीएनए का ब्रेकडाउन हुआ, इसका मतलब वो देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन ब्लॉक हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन ब्लॉक हो गया और रिजल्ट अपोजिट आ गया। माइस जहां पे डेड होना था, माइस लाइव हो गया, माइस लैब हो गया। इसका मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन का रीजन डीएनए है, क्योंकि डीएनए को जैसे ब्रेकडाउन कर दिए तो ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। और ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जब डीएनए सही है, डीएनए को जब हम ब्रेकडाउन कर दिए तो ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। इसका मतलब डीएनए रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और डीएनए डाल दिए तो हम क्या किए, ट्रांसफॉर्मेशन को ब्लॉक किए, और ट्रांसफॉर्मेशन को ब्लॉक किए तो ये जो माइस है ये लाइव रह गया, लाइव रह गया। तो इससे क्या कंक्लूजन चला कि वो जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है जो कि कन्वर्ट हुआ, जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करता है कैप्सूल बनाने का, जो कि कन्वर्ट होता है, वो ट्रांसफॉर्मेटिंग सब्सटेंस जो है वो डीएनए है। यहां से चीज क्लियरली बात पता चला कि वो जो सब्सटेंस है वो डीएनए है। ये एक इंपॉर्टेंट वो था कि डीएनए के मतलब डीएनए का प्रूफ देने में कि हाँ ये जो है मतलब डीएनए ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस। ग्रिफिथ ने 3 चीज पे लाके रखा और इसने डीएनए को बता दिया। अब इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट है जो कि इसको क्लियरली ही कर देगा कि वो डीएनए ही है। वो चीज अब मैं आपको बता रहा हूं, वो है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, हार्से-चेज एक्सपेरिमेंट। अब मेरा डिस्कशन उस पे होगा। चलो आगे देखते हैं, और इसमें अगर कोई भी डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट में लिख करके पूछ सकते हो। देखो, आपको जो एवरी, मैक्लोइड और मैकार्टी जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो डिस्कवरी किया कि प्रोटीएज, आरएनएज और डीएनएज डाल करके उन्होंने ये बता दिया कि वो सब्सटेंस डीएनए है, प्रोटीएज डीएनएज डाल करके। तो वो चीज वहां क्लियर नहीं हुआ कि देखो कि क्या उसमें क्या प्रॉब्लम रह गया। देखो, डीएनए को डाइजेस्ट किया, डीएनए को डाइजेस्ट करने के बाद जो कुछ प्रोटीन जो बनते हैं उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या पता उसके चेंज होने के कारण ये मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ब्लॉक हुआ हो। तो वो चीज हमको उस मतलब जो ये एक्सपेरिमेंट है एवरी, मैक्लोइड एंड मैकार्टी के एक्सपेरिमेंट, उसमें से हमको क्या डाउट था, या तो प्रोटीन या तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल दोनों है। उससे ये क्लियरली नहीं हो गया था कि डीएनए। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हार्से-चेज एक्सपेरिमेंट पे आए, और हार्से-चेज एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बैक्टीरियोफेज का यूज किया। अब ये बैक्टीरियोफेज क्या है, कैसे है, हार्से-चेज ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, कैसे प्रोटीन और डीएनए के बारे में उन्होंने बताया। तो देखो, इन्होंने 2 चीज का यूज किया, एक T2 फेज और एक ई कोलाई। ठीक है, तो T2 फेज को जब देखो, T2 फेज का डायग्राम जब बनाया तो एक तो इसमें होता है प्रोटीन कोड जिसको बोलते हैं कैप्सिड, और एक होता है डीएनए। डीएनए तो आप जानते ही हो, डीएनए और कैप्सिड मिला करके इसको न्यूक्लियो कैप्सिड बोल देते हैं। बीच में इसको होता है मिडिल पीस, इसमें स्पाइरल, ये भी प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। ये होता है टेल्स और ये होता है बेस प्लेट। ये T2 फेज का डायग्राम है। अब T2 फेज में क्या हुआ, डीएनए और प्रोटीन में होता है सल्फर, क्योंकि आप जानते हो प्रोटीन में अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड 2 अमीनो एसिड ऐसा है जिसमें सल्फर होता है, मिथियोनिन और सिस्टाइन। तो प्रोटीन कोट में क्या है, सल्फर। इसको हम क्या किए, रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो किए, ई कोलाई के प्रेजेंट में। रेडियो एक्टिव सल्फर में जब ग्रो किए, क्योंकि हमको इसमें इसके कैप्सिड में हमको रेडियो एक्टिविटी लाना था, तो उसके लिए हम ग्रो किए तो क्या होता है कि S35 जो सल्फर का रेडियो एक्टिविटी पहले ई कोलाई में आएगा, ई कोलाई से फिर वो T2 बैक्टीरियोफेज में जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं कि पहले S35 ई कोलाई में गया, ई कोलाई से बैक्टीरियोफेज में गया। उसी तरह एक बैक्टीरियोफेज ई कोलाई को इन्फेक्ट किया, फिर ई कोलाई में इन्फेक्ट करने के बाद उसका रेप्लिकेशन हुआ, रेप्लिकेशन लाइसिस हुआ, लाइसिस होने के बाद बहुत सारा बैक्टीरियोफेज बना, और वही बहुत सारा बैक्टीरियोफेज अलग अलग ई कोलाई को इन्फेक्ट करेगा। उसी को हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं। अब ये प्रोसेस जो है ई कोलाई और ये बैक्टीरियोफेज का जो यहाँ तक प्रोसेस बनने में ये सारा प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले देखो, बैक्टीरियोफेज ई कोलाई पे आके अटैच होता है, जिसको कि एब्जॉर्प्शन बोल देते हैं। फर्स्ट स्टेप ई कोलाई ये अटैच होगा, इसको एब्जॉर्प्शन बोल देंगे। सेकेंड स्टेप जो है इसका इंजेक्शन, डीएनए ट्रांसफर होगा तो इसका इंजेक्शन हो जाता है। ठीक है, डीएनए आ गया अब ई कोलाई में,
ई कोलाई में आने के बाद इसका क्या होगा, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन होने के बाद बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बनेंगे, फिर लाइसिस होगा, अलग बैक्टीरियोफेज बनेगा। और हमको क्या लाना था, रेडियो एक्टिविटी, इसीलिए हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिला दिए। कहाँ पे, S35 मिलाए। हमको प्रोटीन कोट में लाना था रेडियो एक्टिविटी, हम S35 मिलाए और रेडियो एक्टिविटी ले आए। उसी तरह दूसरा केस है, केस बी, उसको भी ग्रो किए, लेकिन इसमें भी मतलब रेडियो एक्टिविटी मिलाना है, लेकिन इस बार हमको डीएनए में मिलाना है। पहले प्रोटीन में मिलाना था, मिला के उसको सेपरेट कर लिया। इस बार डीएनए में रेडियो एक्टिविटी लाना है, उसमें रेडियो एक्टिविटी लाने के लिए वही सेम चीज मिलाए। ये प्रोसेस, ये सारा प्रोसेस फिर से यहाँ होगा। ई कोलाई में एब्जॉर्प्शन होगा, सबसे पहले ई कोलाई पे अटैचमेंट, अटैचमेंट के बाद इंजेक्शन, ई कोलाई से मतलब डीएनए का ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर करने के बाद वही डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन के बाद बहुत सारा बैक्टीरियोफेज, फिर उसका लाइसिस, लाइसिस करके नया बैक्टीरियोफेज। तो हमको रेडियो एक्टिविटी लाना था, तो P32 ले आए, किसमें, डीएनए में। आप जानते हो डीएनए में क्या होता है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। तो फॉस्फेट में P30 नॉर्मल है, लेकिन हमको उसमें P32 लाना है, क्योंकि तभी तो हमको देखने में आसान होगा। अब हम ये दो चीज निकाल चुके हैं, अब यही दो बेस है एक्सपेरिमेंट का। अब दो एक्सपेरिमेंट और करेंगे। देखो क्या करेंगे कि ए जो है, जिसमें कि हम कैप्सिड में रेडियो एक्टिविटी ला दिए, प्रोटीन कोट में रेडियो एक्टिविटी ला दिए, उसको फिर हम नॉर्मल मीडियम में ग्रो कराएंगे, नॉर्मल मीडियम में ग्रो कराएंगे। देखें कि ई कोलाई में जब बैक्टीरियोफेज का क्या हुआ, सबसे पहले इन्फेक्शन, फिर इन्फेक्शन के बाद जो डीएनए अंदर आया, अंदर आने की जो प्रोटीन कोड बचता है वो अलग हो जाता है। अलग होना ब्लेंडिंग होता है। अब ब्लेंडिंग हो गया, अब उसका सेंट्रीफ्यूगेशन कराए, सेंट्रीफ्यूगेशन कराए तो देखे कि डीएनए से मतलब ये जो ई कोलाई सेल है वो बड़ा है, बड़ा है, वो भारी होगा, और जो ये कैप्सिड है वो हल्का है, हल्का है, ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगेशन जब कराते हैं तो सेंट्रीफ्यूगेशन मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग सेपरेट कर देता है। अब ई कोलाई बड़ा है, भारी है, तो वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा, और मतलब कैप्सिड जो है वो ऊपर की तरफ, सुपरनेटेंट ऊपर की तरफ, और बेसल मतलब नीचे की तरफ। अब बेसल में हम देखें कि जो कैप्सिड था जिसमें S35 था, वो तो ऊपर की तरफ रेडियो एक्टिविटी आया, ऊपर की तरफ रेडियो एक्टिविटी आया, मतलब कि प्रोटीन ट्रांसफर नहीं हुआ, प्रोटीन ई कोलाई में ट्रांसफर नहीं हुआ। अगर ई कोलाई में ट्रांसफर होता तो ई कोलाई में रेडियो एक्टिविटी देखने के लिए मिलता, लेकिन ई कोलाई में रेडियो एक्टिविटी देखने के लिए मिला नहीं। ई कोलाई में जब रेडियो एक्टिविटी देखने के लिए नहीं मिला, तो इससे यह क्लियर हुआ कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो वो ई कोलाई में ट्रांसफर होता, और ई कोलाई सेल में रेडियो एक्टिविटी दिखता कि नहीं दिखता, दिखता, लेकिन नहीं दिखा। इसका मतलब प्रोटीन कोट जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अब अगला स्टेप जो सेकेंड है, इसके डीएनए में रेडियो एक्टिविटी है, फिर डीएनए में रेडियो एक्टिविटी ले लिए, फिर इसको नॉर्मल मीडियम में ग्रो कराए ग्रो कराए तो देखे ई कोलाई में डीएनए का ट्रांसफर हुआ, और ई कोलाई और ये कैप्सोमियर, इसमें भी वही इन्फेक्शन मतलब अटैचमेंट होता है, इन्फेक्शन। उसके बाद डीएनए ट्रांसफर करेगा, कैप्सिड हट जाएगा, कैप्सिड जो अलग होता है उसको बोलते हैं ब्लेंडिंग। उसके बाद थर्ड स्टेप में सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। अब इसमें डीएनए तो आ गया ई कोलाई में, और कैप्सिड को अलग कर दिया, फिर इसका सेंट्रीफ्यूगेशन कराए, फिर ई कोलाई सेल भारी है, ई कोलाई सेल भारी है, सेंट्रीफ्यूगेशन कराए तो सेंट्रीफ्यूगेशन से नीचे की तरफ बेंड बनेगा बेसल, और ऊपर की तरफ सुपरनेटेंट। तो सुपरनेटेंट जो बना उसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं आया, और इस बार कैप्सिड में भी रेडियो एक्टिविटी नहीं था, नहीं आया। इसका मतलब प्रोटीन ऊपर की तरफ था और ऊपर की तरफ है, उसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं। रेडियो एक्टिविटी था किसमें, डीएनए में, और डीएनए ट्रांसफर हुआ ई कोलाई में, और इसीलिए ई कोलाई में रेडियो एक्टिविटी आया। इसका मतलब डीएनए में रेडियो एक्टिविटी था, फिर ई कोलाई के डीएनए में भी रेडियो एक्टिविटी आ गया। इसका मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी कौन करता है, डीएनए करता है। जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए, क्योंकि पहले रेडियो एक्टिविटी डीएनए में था, फिर ई कोलाई के डीएनए में ट्रांसफर हुआ, और ई कोलाई में हमको रेडियो एक्टिविटी मिला। मतलब इंफॉर्मेशन और जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है, प्रोटीन नहीं है। इससे कंक्लूजन निकला कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ये टोटल एक्सपेरिमेंट है जो कि प्रूव करता है डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। 3 एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया है। फर्स्ट ग्रिफिथ, सेकेंड हार्शे मतलब सेकेंड मैक्लोइड, एवरी एंड मैकार्टी, 3 सेकेंड, और दूसरा ये हार्शे। ये 3 एक्सपेरिमेंट से आपको पता चल गया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ये ऑल अबाउट था डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल।
थैंक यू। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, देखो अभी मैं मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेहनत अभी मतलब कर रहा हूँ, तो राइटिंग वगैरह पे आप मत जाना, आपको सब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। अगर थोड़ा कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ क्या लिखा है। थोड़ा राइटिंग का मेरा इशू है, मैं सब दिन से ऐसे ही लिखता हूँ, तो राइटिंग का इशू है, तो आप लोग परेशान मत होना। और थैंक यू।